नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर पर घिरी मोदी सरकार की, संसद के बनाए कानून पर सुप्रीम कोर्ट के जज के बड़े बयान की, देखेंगे ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल को कैसे लगा बड़ा झटका, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान को लेकर कही क्या बात, जानेंगे बिहार में महागठबंधन की बैठक में हुए क्या फैसले, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोलकाता सामूहिक शोषण मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए याचिका दायर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिविल वॉलंटियर की तैनाती की भी मांग, हफ्ते के आखिर में सुनवाई संभव। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 12 मजदूरों की गई जान और 34 जख्मी, ब्लास्ट के वक्त 150 लोग थे मौजूद। करीब 60% वोटरों को नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त दस्तावेज, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की आई सफाई। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 452 अंकों की गिरावट के साथ 83,606 अंकों पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 120 अंकों की गिरावट के साथ 25,517 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंडियन नेवी के अधिकारी डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके बयान ने मोदी सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने सेना के अधिकारी के बयान को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है डिफेंस अताशे ने, जिससे देश में मच गया है सियासी बवाल? देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नौसेना अधिकारी डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे मोदी सरकार सवालों में घिर गई है। नौसेना अधिकारी डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रारंभिक चरण में भारतीय वायुसेना को अपने कुछ लड़ाकू विमान गंवाने पड़े, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य ठिकानों या एयर डिफेंस को टारगेट न करने को कहा था। हमें केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने का आदेश दिया गया था। शुरुआती नुकसान के बाद भारतीय सेनाओं ने रणनीति बदली और दुश्मन की एयर डिफेंस को नष्ट करते हुए ब्रह्मोस मिसाइलों से सफल हमले किए। डिफेंस अताशे ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार के फैसले के चलते नुकसान हुआ है, लेकिन कितने विमानों का, ये बात उन्होंने भी नहीं बताई। अब इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों अपने लड़ाकू विमानों का नुकसान उठाना पड़ा। इस मामले में मोदी सरकार पूरे देश को गुमराह कर रही है। वहीं विवाद बढ़ने पर इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास की तरफ से इस मामले में सफाई भी आ गई। दूतावास ने कहा कि डिफेंस अताशे के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। खबर का खंडन करते हुए कहा गया कि हमने सेमिनार में रक्षा प्रतिनिधि की तरफ से दिए गए प्रेजेंटेशन से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी बातों की मंशा और मैसेज को गलत तरीके से दिखाया गया। बता दें कि इससे पहले सीडीएस अनिल चौहान ने भी ये माना था कि भारतीय विमानों को पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य टकराव में नुकसान हुआ था। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले से ही घिरी हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जब सेना तेजी से आगे बढ़ने की स्थिति में थी, तो अचानक सीजफायर क्यों कर दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बीजेपी के दावों की पोल खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने संसद के बनाए गए कानून को रद्द करने पर बड़ी बात कह दी है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, इसका सबको इंतजार है। लेकिन इस मामले में सुनवाई पूरी होने से पहले ही बीजेपी के मंत्री नेता सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस बीच आए सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बयान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने साफ कर दिया कि किसी भी कानून को बनाने की प्रक्रिया में जज हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये आलोचना कि जज लोगों द्वारा चुने नहीं जाते, इसलिए उन्हें कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये जांच करने का अधिकार दिया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, और अगर नहीं है तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। जस्टिस भुइयां के इस बयान को वक्फ कानून से जोड़कर देखा जा रहा है। मुस्लिम संगठन और विपक्ष जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये कानून असंवैधानिक है। ऐसे में इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले जस्टिस भुइयां का ये कहना कि अगर कोई कानून संविधान के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है, इसे सरकार के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की चिंता बढ़ सकती है।
जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो कहा है उससे मोदी सरकार चिंता में दिख रही है, क्योंकि ये बयान वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वक्फ कानून भी रद्द हो सकता है। वैसे सवाल इस समय ईरान और इजराइल के सीज फायर को लेकर भी उठ रहे हैं। ईरान को ना तो अमेरिका पर भरोसा है और ना ही इजराइल पर। तो क्या पश्चिम एशिया में जल्द ही फिर से शुरू होने वाली है जंग? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल से जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अब ईरान और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। ईरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि जो कोई भी ईरान के सर्वोच्च नेता को नुकसान पहुंचाने या धमकाने की कोशिश करता है, वो मुहरिब यानी जंग को पसंद करने वाला अपराधी होगा। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी की ओर से जारी इस फतवे में इन दोनों नेताओं को अल्लाह का दुश्मन बताया गया है। साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की गई कि वे एकजुट होकर इन नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने के लिए मजबूर करें। ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा और अब वो तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने में जुटा हुआ है। जबकि ट्रंप का कहना है कि ईरान फोर्दो के प्रवेश द्वार को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका के बंकर बस्टर बम उसमें से ऐसे गुजरे जैसे बिल्कुल मक्खन हो। लेकिन ट्रंप के ये दावे एक बार फिर झूठे साबित हो गए। इस बार अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया गया है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को जितने कम नुकसान का पहले दावा किया जा रहा था, हकीकत में तो नुकसान उतना भी नहीं हुआ। ये नुकसान बेहद मामूली है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा ईरानी अधिकारियों के फोन कॉल को इंटरसेप्ट के जरिए किया है, यानी ईरानी अधिकारी फोन पर आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उसे सुनने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का हमला पूरी तरह से फेल हो गया। इससे पहले अमेरिका की लीक हुई खुफिया रिपोर्ट में भी ऐसा ही खुलासा हुआ था, जिसे CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया था। हालांकि ट्रंप ने इसे नकार दिया और मीडिया संस्थानों से माफी मांगने को कहा, लेकिन अब खबर आ रही है कि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस अनुरोध को ठुकरा दिया। वैसे अब वॉशिंगटन पोस्ट के इस दावे को भी व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अब अपने ही दावे में बुरी तरह उलझ गए हैं। पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी सैन्य टकराव शुरू हो सकता है, तो एक जंग भारत में भी छिड़ी हुई है। जिस तरह से बीजेपी के नेता संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं, आरएसएस की तरफ से भी संविधान में बदलाव के दावे हो रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और संघ को सीधे चेतावनी दे दी है। तो क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बीते दिनों संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द हटाने की बात कही। उनके बयान से देश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इस मामले में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। खड़गे ने होसबाले को मनुस्मृति का समर्थक बताया और कहा कि अगर संविधान के किसी भी शब्द को छुआ गया तो कांग्रेस उसकी कड़ी विरोधी होगी और वो अंतिम दम तक लड़ाई करेगी। उन्होंने कहा कि वे गरीबों और कमजोर वर्ग को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वे हजारों साल पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और संविधान के मुख्य सिद्धांतों को पसंद नहीं करते। ये सिर्फ होसबाले की सोच नहीं, बल्कि पूरी आरएसएस की विचारधारा है। खड़गे ने पूरे आरएसएस को कमजोर समुदायों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस गरीब, दलित, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर समुदायों के खिलाफ है। अगर वे सचमुच हिंदू धर्म के रक्षक हैं तो पहले छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करें। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस से अपील की कि वो सिर्फ बयानबाजी न करे बल्कि काम करे। हम संविधान के किसी भी शब्द को छूने नहीं देंगे। ये हमारे देश की आत्मा है और हम इसकी रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। गौरतलब है कि खड़गे का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब देश में संविधान की प्रस्तावना और उसके शब्दों को लेकर सियासी बहस तेज हो रही है। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो संविधान में संशोधन नहीं करने देगी। ऐसे में मोदी सरकार और आरएसएस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खड़गे ने सीधे सीधे बीजेपी को चेतावनी दे दी है, तो बिहार में महागठबंधन ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और महागठबंधन की तरफ से इसे लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पटना में महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें साझा घोषणा पत्र और सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई। अधिकांश सीटों को लेकर सहमति बनने की खबर भी आ रही है। बिहार में पटना के कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएमएल समेत कई सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा के अलावा चुनाव के लिए साझा घोषणा पत्र पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव ने की। इस बैठक में इंडिया गठबंधन में तय किया गया कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। बैठक में कमाई, पढ़ाई, दवाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई और ये साफ कर दिया कि इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन का रोड मैप बनेगा।
बिहार में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि हमारा प्रयास है कि बिहार को बिहार वासियों के लिए बनाएं और एक बेहतर बिहार बनाएं। इसलिए कमाई, पढ़ाई, दवाई और सामाजिक न्याय पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हमने जो हेल्थ मॉडल बनाया है उसकी तुलना पूरे देश में कहीं नहीं हो सकती है। हमने राजस्थान में राइट टू हेल्थ का भी कानून बनाया। इसमें प्रत्येक परिवार को इंश्योरेंस कवर दिया गया है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिल रहा है, जबकि राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां हमने पूरे प्रदेश को लोगों को कवरेज दिया। इस योजना में लोगों को फ्री सुविधा दी जा रही है, चाहे वो इलाज हो, दवा हो, जांच हो। इसके अलावा बैठक में चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किए गए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मुद्दा भी उठाया गया। बिहार में महागठबंधन आगे निकलता दिखाई दे रहा है तो एनडीए के दल आपस में ही उलझे हुए हैं, जिसके चलते बीजेपी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी की मुश्किल सिर्फ बिहार में नहीं दिख रही है, बल्कि पूरे देश में ही बढ़ती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में तो बीजेपी के विधायक ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह बीजेपी के नए अध्यक्ष चुनाव को माना जा रहा है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से एन रामचंद्र राव के नाम को मंजूरी दी गई थी, जबकि टी राजा सिंह खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे और इसी से नाराज होकर टी राजा सिंह ने अपना इस्तीफा मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष बंडी संजय कुमार को भेज दिया है। टी राजा सिंह ने अपने पत्र में हाईकमान के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक कठिन फैसला है, लेकिन एक जरूरी फैसला है। बहुत से लोगों की चुप्पी को सहमति नहीं समझना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन असंख्य कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं जो हमारे साथ आस्था के साथ खड़े हैं और जो आज निराश महसूस कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने एक तरह से साफ कर दिया है कि पार्टी के अंदर बहुत से लोग खुद को सहज नहीं मान रहे हैं, लेकिन मजबूरी में शांत हैं। अब ये मजबूरी क्या है, ये टी राजा सिंह ने भी नहीं बताया, लेकिन जिस तरह से तेलंगाना बीजेपी विधायक ने इस्तीफा दिया है, उसने बीजेपी हाईकमान के दबदबे की एक बार फिर से पोल खोल दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान कमजोर हो गया है और इसी के चलते प्रदेशाध्यक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया इस साल के शुरुआत में पूरी हो जानी चाहिए थी, वो जून में भी पूरी नहीं हो पाई। तेलंगाना में विधायक के इस्तीफे ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का अपना फैसला ही उसकी मुसीबत बन गया है, जिसके बाद विपक्ष ने पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान कर दिया था। विपक्ष के दबाव में महाराष्ट्र सरकार झुक गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में जिस 3 भाषा नीति को लेकर महायुति सरकार घिरती दिखाई दे रही है, अब उस पर महाराष्ट्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़े अपने आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे खुलकर सड़कों पर उतर आए। सरकार के इस आदेश का विपक्ष ने खुलकर विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि 3 भाषा नीति को लेकर शिक्षाविद नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसकी रिपोर्ट के बाद ही हिंदी की भूमिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब विपक्ष का दावा है कि उनके दबाव में आकर सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस को मराठी भाषा का विरोधी बताया। पहले ये मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री मराठी भाषा के विरोधी क्यों है? मुख्यमंत्री मराठी भाषा की विरोधी है, ये मेरा आरोप है। जाओ उनको बताओ। तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने महायुति सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम जब साथ आएंगे आपको पीछे हटना पड़ेगा। अब देखिए महाराष्ट्र में आगे आगे क्या होता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे एक ब्रांड है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई है। 3 लैंग्वेज के अंदर 2 लोग तो एक तरफ हैं, जिसमें दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार एकदम दबाव में आ गई है, क्योंकि मराठी मानुष की राजनीति वहां पर सबसे अव्वल है, जिसके लिए राज ठाकरे, जो कि अभी तक बीजेपी के खास आदमी हुआ करते थे, वो उनको छोड़ करके और उद्धव ठाकरे के पास में आ गए हैं, क्योंकि
उनको भी तो मराठी वोट बैंक की राजनीति करनी है। अब देखना ये है कि मराठी में वोट मांगने वाले ये दोनों भाई इस वक्त तो एक साथ आ चुके हैं, लेकिन आगे वो कितनी दूर तक जाएंगे ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।